गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट। ये हमारी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। अब सॉलिड स्टेट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सॉलिड स्टेट के अंदर हमें जो है ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड देयर रिलेटिव प्रॉपर्टी, यानी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की ज्योमेट्री पढ़नी है। ज्योमेट्री का मतलब उसका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो इस पेज पर मैं ये कह सकता हूँ कि दिस चैप्टर इंक्लूड द स्टडी ऑन ज्योमेट्री, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल structure of crystal and crystalline substance, that is solid and their relative property। तो क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की ज्योमेट्री या उसका स्ट्रक्चर को हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस के अंदर तीन टाइप की मोशन होती है। फर्स्ट मोशन इज ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन और जो है वाइब्रेशनल मोशन। अब सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर मॉलिक्यूल न तो ट्रांसलेट हो सकता है न ही रोटेट हो सकता है। ओनली मॉलिक्यूल जो है अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट हो सकता है। तो इस बेस पर हम इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, डेफिनेशन जो होगी कि द सॉलिड स्टेट रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल एटम और आयंस have vibrate about the fixed position then they occupy in the crystal। यानी कि वो स्टेट ऑफ मैटर जिसके अंदर मॉलिक्यूल में एक मीन पोजीशन पर ओनली फॉर वाइब्रेशनल मोशन होता हो उसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। तो दूसरी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि द स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर ओनली वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। अब यहाँ पर सॉलिड स्टेट कैरेक्टराइज्ड कैसे होता है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका जो है कि देयर डेंसिटी हाई, कि कोई भी सॉलिड होगा उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, वो कंप्रेस्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर है उनका डेफिनेट शेप होता है। फोर्थ पॉइंट जो इसका है, ये कंसिडरेबल मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी वाले होते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है कि इनकी हाई हीट ऑफ फ्यूजन होती है, यानी कि फ्यूज़ होने के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इसका जो है, इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो किस कारण से होती है, उसका रीज़न ये है कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो हाई होता है, यानी मॉलिक्यूल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, और साथ ही साथ उनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कह दूं या इंटरमोलिकुलर गैप कह दूं वो बहुत कम होता है। तो कह सकते हैं हम दीज ऑल द प्रॉपर्टी आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ higher force of attraction between constituent particle and lower intermolecular distance or gap। तो इस तरीके से सॉलिड स्टेट के अंदर जो सॉलिड की डेफिनेशन है, अब हमें ये देनी है कि दोज स्टेट ऑफ मैटर हैविंग ओनली वाइब्रेशनल मोशन इज पॉसिबल एट देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। हम पुराने वाली डेफिनेशन नहीं देंगे कि इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है हाई होता है और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होता है, वो लोअर लेवल की बात है। हमें 12th स्टैंडर्ड है और 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से इसकी डेफिनेशन देनी होगी। सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट जो है वो है नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस या शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। सेकंड जो सॉलिड है वो है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड, ट्रू सॉलिड, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। तो इस तरीके से सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। क्रिस्टलाइन का मतलब यहाँ पर यह है कि मॉलिक्यूल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या आयन का इनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो एक फिक्स शेप बनाते हैं, इस कारण से इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। और नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल में जो है एक फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, तो उनको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन। अब आगे देखें तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी फर्दर डिवाइड किया गया है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस पर, यानी उसके अंदर कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट है क्रिस्टल में उसके बेस पर डिवाइड किया गया है। इफ़ आयन प्रेजेंट है तो उसको बोला आयनिक सॉलिड, इफ़ मॉलिक्यूल या एटम प्रेजेंट है तो उसको बोला मॉलिक्यूलर सॉलिड, इफ़ उसके अंदर जो है
एटम प्रेजेंट है तो उसको बोला कोवेलेंट सॉलिड, और नेक्स्ट जो है उसके अंदर मेटल एटम प्रेजेंट है तो उसको बोला मेटेलिक सॉलिड। अब फर्दर इन मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। फर्स्ट इज पोलर सॉलिड, सेकंड इज नॉन पोलर सॉलिड, एंड थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। इफ मॉलिक्यूल पोलर है तो उसको बोलेंगे पोलर सॉलिड, पोल नहीं बन रहे हैं तो नॉन पोलर, और जिनमें मॉलिक्यूल के बीच में या एटम के बीच में या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो इस तरीके से ये हमारा जो है सॉलिड का क्लासिफिकेशन है, और इसमें अब हमें जो है नेक्स्ट एक एक टॉपिक को पढ़ना। अब हम बात करते हैं सॉलिड का फर्स्ट पार्ट, जो कि है ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। अब इन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं या आयंस हैं या एटम हैं, उन एटम का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। यानी सपोज करें ए और बी 2 पार्टिकल है, अब इनको इस तरीके से अरेंज करें जैसे ए बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, यानी ए बी अरेंजमेंट रेगुलर चल रहा है। तो जब भी इस टाइप का अरेंजमेंट हो उसको बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। तो इन रेगुलर अरेंजमेंट वाले सॉलिड्स को जो है बोलते हैं ट्रू सॉलिड। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ सॉलिड इन विच द एटम और मॉलिक्यूल और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनमें पार्टिकल रेगुलरली अरेंज्ड है, और रेगुलरली अरेंज्ड है तो एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेंगे, और लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेंगे इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी, लॉन्ग होगी। तो इस रीजन से इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। यानी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड are regularly arranged, therefore they are formed long ordered, hence they are also called long range order solid। नेक्स्ट पॉइंट जो है ट्रू सॉलिड का वो ये है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। शार्प का मतलब क्या है, एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पर ही वो मेल्ट होगा, उसके अलावा कितना भी टेम्परेचर दे दो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन लें, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1370 केल्विन। जब तक 1370 केल्विन टेम्परेचर नहीं आ जाता तब तक वो मेल्ट नहीं होगा। यानी कि 1369 भी आ जाए तब भी वो मेल्ट नहीं होगा, 1368 भी आ जाए तब भी वो मेल्ट नहीं होगा। वो मेल्ट कब होगा? 1370 केल्विन पर ही मेल्ट होगा। तो एक फिक्स टेम्परेचर पर ये मेल्ट होते हैं, इस कारण से हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। तो मैंने जो यहाँ पे लिखा है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट दैट इज मेल्ट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ये है कि जब इनका टेम्परेचर जो है फिक्स होता है तो इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन होगी वो भी हाई होगी और कैरेक्टरिस्टिक होगी, यानी फिक्स होगी। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर कि जब इनको चाकू की हेल्प से काटा जाए तो स्मूथ सरफेस के साथ कटते हैं। जैसे आयरन को काटते हैं तो कितनी स्मूथ और ब्राइट सरफेस के साथ वो कटता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और इसी तरीके से सोडियम जो कि सॉफ्ट होता है उसको काटा जाए तो वो भी स्मूथ और ब्राइट सरफेस के साथ कटता है। यानी कि जितने भी ट्रू सॉलिड होंगे उनमें पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण वो हमेशा स्मूथ सरफेस के साथ कट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ये है कि ट्रू सॉलिड जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी इनको कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। ट्रू सॉलिड की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एनआइसोट्रोपी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन बन चुका है और क्वेश्चन आता ही है परफेक्टली। अब यहाँ पे बात करनी है एनआइसोट्रोपी। अब एनआइसोट्रोपी क्या होती है उसको समझने के लिए सपोज करें एक पानी से भरा हुआ ग्लास है, उसके अंदर मैंने कॉइन डाल दिया और उसको मैं डिफरेंट डायरेक्शन से देखता हूँ
तो हर डायरेक्शन से मुझे उस कॉइन का अलग अलग व्यू दिखाई देता है, यानी उसकी प्रॉपर्टी क्या दिखाई दे रही है, हमको अलग अलग दिख रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर डायरेक्शन में उसका जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स में चेंजेस आ जाता है। तो यहाँ पर एनआइसोट्रॉपिक का भी मतलब यही है कि दे एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, यानी किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो हर डायरेक्शन के अंदर जब फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड की डिफरेंट दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड। समझ गए होंगे आप। अब बात करें इसको, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन बॉल्स ली, अब यहाँ पे जो है मैं ऑरेंज बॉल ले रहा हूँ, इसी तरीके से वापस ग्रीन बॉल्स, फिर इसी तरीके से मैं वापस जो है ऑरेंज बॉल लेता हूँ। तो यहाँ पे ग्रीन और ऑरेंज का अल्टरनेटिव मैनर चल रहा है और ये मैनर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमें एक्सप्लेन करनी है एनआइसोट्रॉपी। तो वो कैसे एक्सप्लेन होगी? देखिए, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की और उस लाइन को नेम दे दिया ए और बी। अब यहाँ पर इस लाइन के दोनों तरफ देखें, टॉप और बॉटम पर देखें, तो यहाँ पर जो रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है पार्टिकल का, यानी कि एक बॉल जो हमारे पास आ रही है वो ग्रीन है, फिर ऑरेंज है, फिर ग्रीन है, फिर ऑरेंज है, यानी अल्टरनेटिव मैनर्स में प्रेजेंट है। और इसी तरीके से नीचे भी देखें तो यहाँ पर भी अल्टरनेटिव मैनर्स में प्रेजेंट है। लेकिन अब मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करूँ जो कि लाइन का नेम होगा सी और डी। अब यहाँ पर देखें, एक तरफ तो सारी सारी ग्रीन बॉल, एक तरफ सारी सारी जो है ऑरेंज बॉल्स आ रही है। तो इस तरीके से देखें, ए बी लाइन में पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग है और सी और डी लाइन के अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट आपको अलग दिख रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट ही अलग है, तो इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। और एनआइसोट्रॉपिक क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में क्या होती है? डिफरेंट होती है। और डिफरेंट क्यों होती है फिजिकल प्रॉपर्टी? क्योंकि हर डायरेक्शन में पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग दिख रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट तो रेगुलर ही होता है, लेकिन आप जब डिफरेंट डायरेक्शन से देखोगे तो आपको अरेंजमेंट अलग लगेगा। ये हमको देखना है कि आप किस डायरेक्शन से देख रहे हो। हमारे रेफरेंस के अंदर है, जैसे 3D में कोई भी चीज़ ले तो हम हर एंगल से उसका अलग अलग व्यू लेते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी यही चीज़ है कि पार्टिकल का अरेंजमेंट तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अरेंजमेंट दिख रहा है। क्लियर है? इसके अंदर अरेंजमेंट दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक इंसान होता है, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, न कि उस पर्टिकुलर का, कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, वो चीज़ होती है। तो यहाँ पर भी ये है, हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो अरेंजमेंट अलग अलग दिख रहा है। इस कारण से ये जो होते हैं एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी के होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट तो रेगुलरली हो रहा है, लेकिन आपका व्यू पॉइंट अलग अलग होने के कारण आपको अलग अलग अरेंजमेंट दिखेगा। अब बात करें इसके अंदर इसके एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिसका भी केमिकल फॉर्मूला होता है वो सारे के सारे ट्रू सॉलिड होते हैं। जैसे NaCl, KCl, KMnO4, यानी कि जिनका भी फॉर्मूला हो उनको बोलेंगे ट्रू सॉलिड, और जिसका फॉर्मूला नहीं हो उसको बोलेंगे स्यूडो सॉलिड या ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर है इसके अंदर? अब जैसे सीमेंट है, सीमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है तो वो कैसा आएगा? ए क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस सॉलिड के अंदर आएगा। इसी तरीके से मैं इसमें कहूँ रबर है, तो रबर का भी पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अलग अलग टाइप के रबर आते हैं। मैं सिर्फ एक रबर की बात कर रहा हूँ, ना जाने कौन सा वो, तो उसका भी कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, तो वो भी किसके अंदर आता है? ए क्रिस्टलाइन के अंदर। लेकिन इसी के अंदर मैं बोल दूं बेकेलाइट, तो बेकेलाइट का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, एक फिक्स फॉर्मूला होता है, इस कारण से ये क्या होंगे? ट्रू सॉलिड होंगे। तो इस तरीके से हमने जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ा। अब सॉलिड का दूसरा जो टाइप है वो है अमॉर्फस सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड, और इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। अब यहाँ पर देखा जाए इसके अंदर, तो सबसे पहले बात करेंगे कि अमॉर्फस वर्ड जो है
उसका मीनिंग क्या होता है। तो अमॉर्फस वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है विदाउट फॉर्म, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं हो, उनको बोलते हैं अमॉर्फस। अब यहाँ पे पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो इर्रेगुलर होता है। अब इर्रेगुलर कैसे होता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंडीशन में मैंने ए को अरेंज किया, फिर बी मॉलिक्यूल को अरेंज किया, फिर मैं क्या करता हूँ 4 बी मॉलिक्यूल और लगा देता हूँ और फिर मैंने ए लगा दिया, फिर मैं 4 मॉलिक्यूल ए के लगा दूँ, तो यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं चल रहा है, अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, और अरेंजमेंट चेंज होता है तो उसको बोलते हैं इर्रेगुलर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अ सॉलिड in which the atom or molecule are arranged in irregular manner are called amorphous solid। यानी ऐसे सॉलिड जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, एटम का या मॉलिक्यूल का या आयन का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, उनको बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। अब यहाँ पे बात करें कि जब पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा तो इसके छोटे छोटे ग्रुप या टुकड़े बन जाएंगे, यानी शॉर्ट हो जाएंगे, इनका ऑर्डर शॉर्ट हो जाएगा, तो उनको क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, देयरफॉर दे आर फॉर्म्ड शॉर्ट ऑर्डर एंड हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, यानी कि जब अमॉर्फस सॉलिड को मेल्ट करना स्टार्ट करें तो पहले धीरे धीरे वो नरम पड़ेंगे और नरम पड़ने के बाद जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होंगे। किसी भी प्लास्टिक को ले लो, उस प्लास्टिक को जब आप गर्म करते हैं तो गर्म करने पर सबसे पहले क्या करता है, वो नरम होकर नीचे लटकना स्टार्ट करता है, जैसे कुत्ते की ज़बान लटकती है। फिर क्या होगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। शार्प का क्या मतलब है, एक फिक्स पॉइंट पर ही मेल्ट होना, वो नहीं, नरमा नरमा की कोई बात नहीं होनी चाहिए, एक फिक्स पॉइंट पर मेल्ट होगा तो उसको बोलते हैं शार्प। लेकिन यहाँ पर पहले नरम हो रहा है फिर मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, तो इस कारण से इसको क्या बोला है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट बट व्हेन हीटेड दे आर पेलिएबल until they assume the property usually related to the liquids। यानी कि जब तक लिक्विड की तरह नहीं हो जाए तब तक वो क्या करेगा, नरम होता रहेगा और फिर लिक्विड होना। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि दे हैव डू नॉट कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड ही है, इसको फ्यूज होने के लिए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने के लिए कोई कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन यानी कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड एंड स्यूडो सॉलिड। अब इनको सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड कहते हैं। उसका जो फर्स्ट रीजन है, उनका जो है वेल डिफाइंड फेस एंड शेप नहीं होता है इनका, तो इस कारण से इनको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, जिस किसी का पर्टिकुलर शेप नहीं हो, यानी कि जिसका वॉल्यूम और मास डेफिनेट नहीं हो, जिसका शेप डेफिनेट नहीं हो, जिसकी ज्योमेट्री डेफिनेट नहीं हो, वो सॉलिड तो होगा नहीं। तो इस कारण से इसको क्या बोला है, स्यूडो सॉलिड बोला है। नेक्स्ट बात इसके अंदर जो है वो है, दे हैव लो रेट ऑफ डिफ्यूजन with high viscosity in which the force of attraction holding the molecule together are so great that the material become rigid but there is no regularity of structure। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो सॉलिड होते हैं उनमें डिफ्यूजन होता है। तो आप पहली बार ये चीज़ पढ़ रहे हो कि सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर भी डिफ्यूजन होता है या सॉलिड सब्सटेंस के अंदर भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन इनका जो रेट होता है डिफ्यूजन का वो बहुत कम होता है, यानी बहता है लेकिन डिफ्यूजन की रेट कम होने के कारण आपको फील नहीं होता है या बहुत टाइम लेता है, कहने का मतलब ये है इसके अंदर। अब नेक्स्ट ये जो कह रहा है कि इसके अंदर विस्कोसिटी हाई होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंस होता है। और बहुत ज़्यादा डेंस होने का रीज़न क्या है कि उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण वो उनको अच्छी तरीके से क्या कर लेते हैं, होल्ड तो कर लेते हैं,
और रिजिड बना देते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं होता है। तो यहाँ पर सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड कहने का मतलब क्या है, ये सॉलिड जैसे नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि शेप डेफिनेट नहीं है। और दूसरा रीज़न क्या है कि ये रिजिड तो होते हैं लेकिन उनका रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है। वो किस कारण से, क्योंकि इसमें लो रेट ऑफ डिफ्यूजन और हाई विस्कोसिटी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि वाई ए क्रिस्टलाइन सॉलिड आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड या वाई अमॉर्फस सॉलिड आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों, क्योंकि उनका वेल डेफिनेट शेप नहीं है। और दूसरा क्या है, दे हैव लो रेट ऑफ डिफ्यूजन विथ हाई विस्कोसिटी। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पुरानी इमारतों के खिड़कियों के जो ग्लास होते हैं वो टॉप से तो जो होते हैं वो पतले होते हैं और बॉटम से जो होते हैं वो मोटे होते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि इन सॉलिड के अंदर जो है लो रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रेजेंट होता है, यानी इनमें डिफ्यूजन होता है। सॉलिड जो है सनलाइट की प्रेजेंस में मेल्ट होकर धीरे धीरे जो वो कहाँ है, टॉप से बॉटम की तरफ आता है। इस कारण से उस ग्लास का जो है बॉटम एज जो होगी वो तो मोटी हो जाएगी, लेकिन टॉप एज जो होगी वो क्या होती है, पतली होती है, थिन होती है। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि सॉलिड के अंदर लो रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रेजेंट होती है। तो ये दो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर कूल्ड लिक्विड क्या है, और सेकंड ये ग्लास वाला क्वेश्चन बनता है। इसी तरीके से हम आगे चलें तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो इसके अंदर आता है आइसोट्रॉपी का, यानी कि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनको आइसोट्रॉपी या उनमें आइसोट्रॉपी प्रेजेंट होती है, यानी कि सभी डायरेक्शन के अंदर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको क्या दिखेगी, सेम। तो एक ग्लास लो, उस ग्लास को जो है सभी डायरेक्शन देखो, सभी डायरेक्शन से देखो तो वो सभी डायरेक्शन से एक ही व्यू देगा, तो इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके अंदर कि जब अमॉर्फस सॉलिड को हीट किया जाता है तब तो वो क्रिस्टलाइन हो जाता है, लेकिन जब कूल किया जाता है तो वो कंप्लीटली क्रिस्टलाइन नेचर एक्वायर्ड नहीं करता है, वो अमॉर्फस नेचर एक्वायर्ड करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनीलिंग। यानी क्या कह रहा हूँ मैं इसके अंदर, द फिनोमिनॉन व्हेन अमॉर्फस सॉलिड on heating become crystallized at some temperature and on cooling again acquire amorphous nature is called annealing। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब गर्म करेंगे तब तो क्रिस्टलाइन नेचर लेगा, लेकिन जैसे ही उसको ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर वो कैसा हो जाता है, अमॉर्फस नेचर का होता है, उसको बोलते हैं एनीलिंग। अब एनीलिन को समझने के लिए ग्लास का एग्जाम्पल है। अब ग्लास क्या होता है, सिलिका में सिलिकेट का मिक्सचर होता है जो कि ठंडा करने पर कम्प्लीटली क्रिस्टलाइज नहीं होता है, लेकिन गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या हो जाता है, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब इसको ठंडा किया जाता है तो ठंडा करने पर तो वो अमॉर्फस नेचर में रहता है, लेकिन गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो क्रिस्टलाइन नेचर के अंदर आ जाता है। तो उस प्रोसेस या उस फिनोमिनॉन को बोलते हैं यहाँ पर एनीलिंग। नेक्स्ट बात करें तो दीज में बी कंप्रेस्ड टू एन एक्सटेंट, यानी कुछ लिमिट तक क्या होते हैं, कंप्रेस्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है, दे कट विथ रफ एज, यानी जब इसको काटते हैं चाकू की हेल्प से तो रफ एज के साथ कटता है। अब बात करें इसका एग्जाम्पल। अब अमॉर्फस सॉलिड के अंदर आपको एक बात याद रखनी जो मैंने पहले भी कही थी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, कि जिनका फॉर्मूला होता है वो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जिनका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है वो अमॉर्फस सॉलिड है। तो ग्लास का कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, वुड कोई फार्मूला नहीं है, सीमेंट कोई फार्मूला नहीं है। इसी तरीके से किसी रबर की बात करें तो उसका भी कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, क्योंकि रबर तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड का जनरल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। हम अपने अगले टॉपिक के अंदर जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।